Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic development of resources of class 10th geography chapter number 1. तो लास्ट वीडियो से ही हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वो शुरू किया था, जिसमें कि हमने ये जाना कि भाई रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अलग अलग बेसिस पर कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब उनको बांट के देख सकते हैं। तो उसके जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। मतलब कि हमने हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को डेवलप तो किया है, और उस प्रोसेस में क्या हुआ है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होने लग गए, उनके ऊपर खतरा जो है वो मंडराने लग गया है। तो अब उस डिप्लीशन को हमें कैसे कोप करना है, किस तरीके से हमें इसको रोकना है, उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. अब जो रिसोर्सेज हैं वो एक तो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, हवा, पानी, और अब तो हम सर्वाइवल में जो शेल्टर है उसे भी इंक्लूड करते हैं, रोटी कपड़ा मकान तो हम इंक्लूड करते ही हैं। इसके अलावा आजकल अगर हम बात करें तो भाई एजुकेशन को भी अब हम सर्वाइवल की कैटेगरी में लाने लग गए हैं। बट फिर भी अगर मेनली हम बात करें जो लिटरली हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो है हवा, पानी, खाना और शेल्टर। तो सर्वाइवल के लिए तो रिसोर्सेज जरूरी हैं ही, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी जरूरी है कि हम अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर पाए लाइफ की, कि भाई हमारे घर छत तो है हमारे सर पे, पर कैसी छत है वो भी मैटर करता है। भाई अच्छी छत है, हवा नहीं आ रही है ठंडी में, मतलब हमें हेल्प कर रही है रखने में, गर्माहट दे रही है, या फिर छत तो है पर टपक रही है बारिश में, चू रहा है। तो उस तरीके से जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको भी मेंटेन करने में जो हमारे रिसोर्सेज है वो हेल्प करते हैं। अगर हमें अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए लाइफ की, तो हमें उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। मान लो अगर हम नॉर्मल लाइफ स्पेंड करें तो उसमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसा हमें नेचर ने दिया है हम वैसा ही यूज कर रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे। बट वहीं फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई चीज तोड़नी है, उसके लिए आप सिंपल पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, बट पत्थर से बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, उससे वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो आपको चाहिए। तो इंप्रूवमेंट क्या होगी, जैसे आपने उसका हथौड़ा बना लिया, आपने एक लकड़ी ली, लकड़ी पे एक अच्छा सा पत्थर जो है, पत्थर को भी पूरा घिसा विसा उसको शेप दी, और उसको फिर लकड़ी से बांध के एक हथौड़ा बना लिया। अब आप उसको एकदम प्रिसीजन के लिए यूज कर रहे हो, और आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था, जिस चीज को जैसे तोड़ना था, अब आप वैसे तोड़ पा रहे हो। तो जैसे जैसे हमें बढ़ती हुई क्वालिटी चाहिए, वैसे वैसे हमारे रिसोर्सेज जो है वो भी, उनको भी हम ज्यादा यूज करने लगेंगे। सो रिसोर्सेज सर्वाइवल के लिए भी चाहिए और अच्छी क्वालिटी के लिए भी चाहिए कि हमारी जो लाइफ है वो अच्छी क्वालिटी की हो। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो पहले तो ये माना जाता था कि जो रिसोर्सेज हैं वो जो प्रकृति है उसके फ्री गिफ्ट्स हैं, ऐसे ही बस प्रकृति ने दे दिया है हमें फ्री में। बट हमने लास्ट सेक्शन में ये देखा था कि ऐसा केस नहीं है, ये हमारे फ्री गिफ्ट्स नहीं है नेचर के, ये बहुत ही कीमती गिफ्ट्स हैं, और अगर इनकी देखभाल हमने नहीं की तो खुद हम ही खतरे में आ जाएंगे। और क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो एग्जॉस्टेबल होते हैं, कुछ नॉन एग्जॉस्टेबल भी होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें कि हम रिन्यू कर सकते हैं, जो कि इनएग्जॉस्टेबल है। बट कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिनको कि हम नेचर के फ्री गिफ्ट्स की तरह तो यूज कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली एग्जॉस्टेबल है, वो नॉन रिन्यूएबल है। तो मतलब कि हमारा जो ये सोचना है कि भाई जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट्स है नेचर के, ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। As a result, human beings use them indiscriminately and this has led to the following major problem. तो अगेन लोग क्योंकि ऐसा मान रहे हैं कि भाई जो रिसोर्सेज है वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, उसकी वजह से लोगों ने जो रिसोर्सेज है उनका अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, इनडिस्क्रिमिनेटली इस्तेमाल किया है। मतलब कि बिना किसी चीज की परवाह किए हुए बस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, और इस अंधाधुंध रिसोर्स के इस्तेमाल की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लोगों की जरूरत को, कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के चक्कर में जो हमारे रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो गए हैं, मतलब कि वो अब बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। अब जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, इसका मतलब कि जो रिसोर्सेज हमें हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए चाहिए फिर वो पर्याप्त नहीं होंगे।
मतलब जैसे अगर हम बात करें तो धीरे धीरे करके जो हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं, जो हमारे कोल रिजर्व्स हैं, ये सारी चीजें कम होती जा रही हैं। हमने इतनी जरूरत से ज्यादा इन चीजों को निकाल लिया है, इस्तेमाल कर लिया है कि अब ये कम होते जा रहे हैं। इनका कम होने का मतलब ये है कि फ्यूचर में जब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हमारे लिए ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो डिप्लीशन है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है और ये एक प्रॉब्लम है। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is, haves and have-nots, or rich and poor. अब जो रिसोर्सेज हैं वो सभी लोगों के पास इक्वल नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जो ज्यादा रिसोर्सेज को एंजॉय कर पा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब कि सिर्फ कुछ हाथों में रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो गए हैं, कुछ हाथों में इकट्ठे हो गए हैं रिसोर्सेज। इसकी वजह से क्या हुआ है, दो सेगमेंट हमारी सोसाइटी में, दो तबके बन गए हैं। ऐसे तबके जिनके पास है, मतलब रिसोर्सेज हैं, हैव्स मतलब जिनके पास चीज है, रिसोर्सेज हैं, एंड हैव नॉट्स मतलब ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो दो तबके बट गए, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। या यूं कहें, जिनके पास रिसोर्सेज है वो तो अमीर बन गए, वो रिच हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो पुअर है। तो रिच एंड पुअर के सेगमेंट में हमारी सोसाइटी बढ़ती जा रही है। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. अब ये जो हम हद से ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते जा रहे हैं और एक्चुअली एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं बिना सोचे समझे, बस अंधाधुंध, जैसा मैंने बोला कि जो रिसोर्सेज है उनका हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आ रहे हैं, मतलब कि एनवायरमेंट से रिलेटेड दिक्कतें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो हमारा ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है, वो डिप्लीट हो रही है। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, भाई 10,000 तरीके के तो मतलब पॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं नए नए, कि भाई साउंड पॉल्यूशन भी है, लाइट पॉल्यूशन भी है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बहुत सारे तरीके के पॉल्यूशंस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नए नए जो पॉल्यूशंस है हमें वो देखने मिल रहे हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड जो है उसको एज अ रिसोर्स हम हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब कि जो जमीन है वो जितना सह सकती है उससे कहीं ज्यादा हम उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। दबाव इन द सेंस बोझ वैसे नहीं कि हम उस पर खड़े हैं, बल्कि उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो हद से ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है उसके लिए। मतलब कि जैसे जो जमीन है अगर उसमें हम नेचुरली खेती करेंगे तो क्या होगा कि हमने बीज बीज लगाया, उसको पानी दिया और जो भी सॉइल की फर्टिलिटी है उसके हिसाब से फसल उग जाएगी। बट हो क्या रहा है, अच्छी फसल उगाने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, और उस सब की वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ कट रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जमीन जो है अब वो और ज्यादा बंजर होती जा रही है, मतलब कि लैंड डिग्रेड हो रही है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो हमें रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन की वजह से देखने मिल रही हैं, कि ये जो हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने मिल रही हैं। An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी रहे, एक सस्टेनेबल क्वालिटी हो, मतलब कि एक अच्छी लाइफ हम जिए, और ग्लोबल पीस के लिए मतलब कि पूरे दुनिया में शांति बनी रहे और सारे लोगों की लाइफ अच्छी हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है। मतलब कि सभी लोगों के पास इक्वल रिसोर्सेज अवेलेबल हों। मतलब कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास सारे रिसोर्सेज है, वहीं कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वो बहुत बुरी जिंदगी कट रही है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम बेकार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सबकी लाइफ अच्छी हो, सबकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो, ग्लोबल पीस रहे, पूरी दुनिया भर में शांति बनी रहे, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो सबके बीच में इक्वल तरीके से बटे। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अब अगर जिस रेट से अभी हमारे रिसोर्सेस डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, अगर उसी रेट से चलता रहा ना, तो आने वाले समय में क्या होने वाला है कि हमारा जो
प्लैनेट है वो खतरे में पड़ने वाला है। और ये जो डिप्लीशन है, ये जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन है, वो भी कोई 1% मतलब सारे लोग मिलके नहीं कर रहे, बट कुछ ही ऐसे इंडिविजुअल हैं, कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर जिस रेट से रिसोर्सेज को डिप्लीट किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, कुछ कंट्रीज द्वारा, अगर उस रेट से चलता रहा ना, तो हमारा जो प्लेनेट है उसका फ्यूचर बहुत खतरे में है, डेंजर में है। अब कुछ लोग या कुछ कंट्री ही क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है ही नहीं। कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, वही कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो जिन देशों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, वो हद से ज्यादा उनका बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज तो हैं, बट वो उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे रिसोर्सेज का डिप्लीशन किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है, और जिनकी वजह से ये जो हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ये बहुत बड़े लेवल तक बढ़ा है। तो वो कुछ ही ऐसी कंट्रीज, कुछ ही ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके जो एक्शंस हैं, जिनके जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, उसकी वजह से इतना बड़ा चेंज हमें देखने मिल रहा है। और अब क्या हो रहा है कि वो जो कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा डिप्लीशन कर चुका है, जिन्होंने बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह फैला चुका है, अब वो कंट्रीज आके ज्ञान देती हैं दूसरे लोगों को, दूसरी कंट्रीज को जो अभी थोड़ा डेवलप होना शुरू ही हुई हैं। अब उनको वो ज्ञान देते हैं कि भाई तुम पॉल्यूशन कर रहे हो, तुम पॉल्यूशन मत करो। मतलब कि अब हो क्या रहा है, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है ना, ये यूरोपियन नेशंस हैं, इनके यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो आज से बहुत साल पहले आया था, ठीक है। जो डेवलपमेंट वहां पे 40-50 साल पहले हुई थी वो हम आज देख रहे हैं। उस तरीके की कुछ डेवलपमेंट्स हमें आज देखने मिल रही हैं। और अब हो क्या रहा है कि उन लोगों ने, जो ये वेस्टर्न नेशंस हैं, इन्होंने तो मतलब पूरी डेवलपमेंट वगैरह करके जो भी पॉल्यूशन वगैरह करना था, जितने भी रिसोर्सेज डिप्लीट करने थे बड़े लेवल पे, वो कर डाले। और अब वो हमें कहते हैं कि भाई तुम कार्बन कम जलाओ, तुम पॉल्यूशन कम करो, और इस तरीके का जो ज्ञान है अब वो देते हैं। तो इसीलिए ये चीज बोली गई है कि भाई कुछ ही ऐसे इंडिविजुअल, कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे ये रिसोर्सेज का डिप्लीशन किया है, और अगर उसी लेवल पे वो लोग करते रहे और उस लेवल पे हम लोग करते रहे, जिस लेवल पे उन्होंने किया, अगर सेम लेवल पे हम भी चलते रहे, तो भाई पूरा ये जो प्लैनेट है वो खतरे में पड़ने वाला है। तो एक्चुअली सबको रुकने की जरूरत है। जो कंट्रीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को डिप्लीट कर चुकी हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर चुकी हैं, सो कॉल्ड जो डेवलप्ड नेशन हैं, उनको भी रुकने की जरूरत है। और जो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको भी अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा ध्यान में लेके चलने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो डेवलप्ड नेशंस को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो अभी लेवल ये आ गया है कि हम थोड़ा भी रिसोर्सेज का मतलब डिप्लीशन करेंगे तो हमें असर बहुत ज्यादा दिखने वाला है, डेंजर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो हमें एक्चुअली सॉल्यूशन निकालना है कि किस तरीके से रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल से हम डेवलपमेंट को हासिल कर सके। मतलब आखिरकार डेवलप तो हमें भी होना है, बट हमें रिसोर्सेज का वैसे इस्तेमाल करना होगा जिससे कि खतरा भी ना हो और हम डेवलप भी कर जाएं। और इसीलिए किसकी जरूरत है? रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। मतलब कि हमें रिसोर्स की जो यूटिलाइजेशन है उसको इस तरीके से प्लान करना है जिससे कि हम हमारी सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस को इंश्योर कर सकें। सो देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो इसीलिए जो रिसोर्स प्लानिंग है वो इसेंशियल है हर तरीके की लाइफ को सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस देने के लिए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब कि आप इस तरीके से जी रहे हो जो कि आने वाले जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हैम्पर ना करे, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है, उसका कंपोनेंट है। तो अभी आपको एक समझ आ जाएगा कि भाई सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखो, सस्टेन का मतलब क्या होता है? बने रहना, है ना, खत्म नहीं होना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो पूरे तरीके से खत्म ना हो जाए, वो सस्टेन करें, वो बने रहें, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसको यूज कर सके। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो डैमेज ना हो, और
हमारी आज की डेवलपमेंट की वजह से जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसकी ज़रूरतें खतरे में ना पड़ें। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अपनी डेवलपमेंट के चक्कर में क्या किया भाई, बहुत ज़्यादा कोयला निकालना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा आयरन और बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, इनको निकालना शुरू कर दिया। और अब हमने इतने बड़े लेवल पे निकाल लिया कि अब उनके रिजर्व्स बचे ही नहीं है, वो रिजर्व्स खत्म हो गए या बहुत कम क्वांटिटी में उनके रिजर्व्स बचे हैं। तो इससे क्या होगा, जो आने वाली जनरेशन है वो कभी कोयले का या आयरन ओर का या जो ये सारे मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, इनका कभी वो इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे और उनकी जो जरूरतें हैं वो कॉम्प्रोमाइज होंगी, वो अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पानी का। भाई आज पानी को हम इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ज्यादा उसका ओवर यूज कर रहे हैं, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। जब उसके पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली सब लोग मरने वाले हैं और हमारी जो पूरी अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमें जो रिसोर्सेज है उनका इस तरीके से यूज करना है कि हम अपनी डेवलपमेंट भी कर लें, हमारा एनवायरमेंट भी खराब ना हो और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसकी जरूरतें भी पूरी होती रहे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक समिट हुई थी, अर्थ समिट 1992 में, उससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे पहली अर्थ समिट हुई थी 1992 में। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. तो रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, साल 1992 में क्या हुआ, 100 से भी ज्यादा देशों के जो हेड हैं, जो नेता हैं, वो आके मिले। किस लिए मिले? दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। अर्थ समिट मतलब कि भाई अर्थ मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड ये समिट होने वाली है। द समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ये जो समिट थी ये किस लिए हुई थी? उस टाइम पे जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब मोटे मोटे तौर पे कि जो एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाने वाली जो एक्शंस थे, जो दिक्कतें हो रही थी, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि जो डेवलपमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अगेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये जो समिट है वो आई थी। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल समिट, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये जो असेंबल्ड लीडर्स थे, मतलब ये जो 100 से भी ज्यादा देशों के लीडर्स इकट्ठे हुए थे इस समिट में, उसमें उन्होंने एक डिक्लेरेशन जो है वो साइन की। डिक्लेरेशन क्या थी? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब इस डिक्लेरेशन में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे खतरा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक्शन लेने के लिए ये जो डिक्लेरेशन है वो साइन की गई थी कि सारे देश ये कह रहे थे कि हाँ भाई, हम ग्लोबल क्लाइमेटिक जो चेंज है उसके उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करने के लिए काम करेंगे। The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. तो ये जो रियो कन्वेंशन है, उन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एक तरीके से अपनाया था और एजेंडा 21 उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसको भी अपनाया था। ये जो एजेंडा 21 है, ये इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका एम क्या था कि एजेंडा 21 ये एम करता है कि 21st सेंचुरी में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करेंगे। मतलब कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको कोई खतरा ना हो, हमारे एनवायरमेंट को खतरा ना हो। तो ये इसका एम था। तो एजेंडा 21 क्या था? It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil। तो ये एक डिक्लेरेशन है जो कि वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में साइन की गई थी। कब साइन की गई थी? जब UNCED की कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो डी जेनेरियो में। मतलब अगेन वही अर्थ समिट वाले टाइम पे इसको अपनाया गया था। तो यूएनसीईडी क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब ये यूनाइटेड नेशंस की एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड।
अभी जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट में, इसी को हम क्या कहते हैं, हम अर्थ समिट कहते हैं। तो ये सेम ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि एजेंडा 21 को अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया, फिर यहाँ पे लिख दिया गया कि भाई एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था यूएनसीईडी के द्वारा। तो ये एक्चुअली सेम ही चीज है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को अर्थ समिट भी कहा जाता है, मतलब ये सेम ही चीज है। सो इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस एजेंडा 21 का एम क्या है कि भाई हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे, मतलब ग्लोबली सारे देश मिलके डेवलपमेंट इस तरीके से करेंगे कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। ये जो एजेंडा है ये किस लिए अपनाया गया है, ताकि जो हमारे एनवायरमेंट को जो डैमेज पहुंच रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसको हम कॉम्बैट कर सके, उससे लड़ सके, उसको कम कर सकें, पॉवर्टी से लड़ सकें, जो गरीबी है उसको खत्म कर सकें, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल डैमेज के साथ साथ डिजीज से भी लड़ना इसका एम था। भाई जब सारे लोग हेल्दी रहेंगे, सारे लोग सही तरीके की लाइफ जिएंगे, हेल्दी लाइफ जिएंगे, तभी तो जाके हम डेवलपमेंट सोच सकते हैं, है ना। तो डिजीज को कॉम्बैट करना, डिजीज से लड़ना भी इसका एम था। और ये सारे काम कैसे करेंगे, ये एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज से कैसे लड़ेंगे, थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, मतलब कि सारे देश एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, तब जाके हम ये जो एम है एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज से लड़ने का, इसको पूरा कर पाएंगे। म्यूचुअल नीड्स के हिसाब से काम करेंगे, मतलब कि जो सारे देश हैं वो एक दूसरे की जो कॉमन नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, उसके हिसाब से काम करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब कि ये किसी एक या दो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बल्कि सारे देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda. एक बड़ा एम ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का, वो ये था कि हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पे 100 से भी ज्यादा देश आए थे, तो इसका एम क्या था कि भाई जितने भी देश आए हैं, जितने भी लोग इसको साइन कर रहे हैं, वो सारी गवर्नमेंट खुद अपना एक लोकल एजेंडा 21 बनाएंगी। वो किस लिए भाई, सारे देशों की अपनी अपनी अलग नीड है, वहां के सिनेरियो अलग है, वहां की सिचुएशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो अपने अपने देश की नीड के हिसाब से अपना अपना एजेंडा 21 बनाना है और फिर उसको पूरा करना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का। सो इस सेक्शन में हमने क्या देखा कि भाई किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के कारण क्या हो रहा है, एक्चुअली जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं, उनमें कमी आ रही है, उनके जो रिजर्व्स हैं वो घटते जा रहे हैं, और इतने लेवल पर घटते जा रहे हैं कि अगर सेम रेट चलता रहा तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सफर करने वाली है। और यहाँ पे जो अलग अलग प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रही हैं वो हमने डिस्कस की। फिर हमने देखा कि भाई अगर हमें इन सभी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाना है, अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी जो है लाइफ की वो अच्छी बनी रहे और पूरे दुनिया भर में शांति रहे, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सारे लोगों में सही तरीके से जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो। और ये सारे काम करने के लिए हमें ज़रूरत है रिसोर्स प्लानिंग की। अगर रिसोर्स प्लानिंग नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा कि हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे और उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन सभी चीजों को करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग चाहिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, कहाँ पे इसका सबसे ज्यादा जिक्र किया गया था। तो हमने बात की थी रियो डी जेनेरियो की अर्थ समिट की, जिसमें हमने समझा कि भाई ये किस लिए समिट हुई थी, ये दुनिया की सबसे पहली अर्थ समिट थी। और इसका एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये था कि भाई यहाँ पे एजेंडा 21 अपनाया गया था। फिर हमने देखा कि भाई एजेंडा 21 क्या है, कि भाई ये एम करता है कि पूरे दुनिया भर में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। 21 ये जो शताब्दी है, सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, उसके अंदर अंदर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। तो उसके रिगार्डिंग ये एजेंडा 21 है।